हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। और ये आज की फोर्थ क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मापन एवं मापी औजार। क्या देखेंगे हम लोग? मापन एवं मापी औजार। ये क्लास फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट तीनों ट्रेड की लिए बहुत ही यूज़फुल है। अदर ट्रेड से भी हैं आप तो भी ये क्लास देख सकते हैं। ITI आपका किसी भी स्ट्रीम में किसी भी क्षेत्र में हो तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, लोको पायलट का, या आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, UPRVNL, TG2, इस टाइप की जितने भी वैकेंसीज आती हैं, IOCL हो गया, HPCL हो गया, उन सभी के लिए ये क्लासेस जो है वो यूज़फुल होने वाली हैं। साथ में CITS की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके पिछले की क्लास के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जो इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है कि वो क्लास कहाँ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। उसमें आप सबसे पहली क्लास में ट्रेड परिचय के बारे में जानेंगे कि फिटर ट्रेड क्या है। ठीक है, इसके क्या महत्व हैं, कितने टाइप के फिटर होते हैं, अलग अलग फिटर को बांटा गया है, ITI क्या है, ITI के बारे में, NCVT क्या है, DGT क्या है, इसके बारे में हमने कितनी ITM ट्रेड होती हैं, सब बहुत अच्छे से हमने बात की थी। उसको जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने दुर्घटना के बारे में बात की, आग के बारे में बात की। फिर थर्ड क्लास में हमने 5S के बारे में बात की, जो कि एक जापानी पद्धति थी। और किसी भी वर्कशॉप में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से बिना दुर्घटना के चलाने के लिए, दुर्घटना से होने से बचने के लिए, बिना दुर्घटना के साफ एवं व्यवस्थित तरीके से मार्केट में सर्वाइव करने तक का पूरा प्रोसेस 5S के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और ये क्या था, इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है। इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। बेसिक बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो इतना जो है हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नया चैप्टर है, मापन एवं मापी औजार। ध्यान दीजिएगा, मापन एवं मापी औजार से एक कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जो हैंड टूल होता है डियर, हैंड टूल यानी कि हस्त औजार, ठीक है, और ये मापी औजार यानी कि मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल। तो मेजरिंग टूल और हैंड टूल में क्या है कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हैंड टूल को हम लोग इसके बाद देखेंगे। जस्ट सबसे पहले क्या है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल क्या है, देखिए, मेजरिंग टूल वो होते हैं कि किसी भी जॉब को आपको बनाने से पहले ड्राइंग आपके पास आती है, जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे, ड्राइंग आपके पास आई, उस ड्राइंग में उसका आकार होगा, साइज शेप यानी कि लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, है ना, उसकी मोटाई होगी, कोण होगा, कुछ न कुछ कुछ एंगल पे उसका झुकाव होगा। ये सारी चीज़ों का निर्धारण हम लोग किससे करेंगे? मापन एवं मापी औजार से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्कशॉप में जो आप बना रहे हैं या बन के प्रोडक्ट फाइनल के लिए निकल रहा है, उसकी भी आप क्वालिटी चेकिंग कर रहे हैं, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसकी लंबाई देखेंगे, उसकी चौड़ाई देखेंगे, उसका एंगल देखेंगे, उसकी थिकनेस देखेंगे, मोटाई देखेंगे। तो उन सब चीज़ों का निर्धारण जो करेगा वो मापन एवं मापी औजार के द्वारा किया जाएगा, वो यही करेगा। क्लियर है? अब हैंड टूल क्या है? हैंड टूल का काम क्या होता है, हैंड टूल हम लोग आगे देखेंगे। हैंड टूल के बारे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हैंड टूल क्या होता है कि जिस समय आप वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं उस समय हैंड टूल के अंतर्गत ही ये आता है। ये मेजरिंग टूल भी हैंड टूल के अंतर्गत है। हैंड टूल का मतलब है कि हस्त औजार, ऐसे औजार जिन्हें आप अपने हाथ में लेकर के चला सकें। तो कोई मापने वाला अगर यंत्र हुआ, ठीक है, कोई माइक्रोमीटर हुआ, कोई वर्नियर कैलिपर हो गया, उसको मापना, वो मापने वाला यंत्र है, उससे आप नापते हैं कितना लंबाई, कितना थिकनेस, कितनी चौड़ाई। तो उसको भी तो हाथ से ही नापते हैं लेकर के। तो वो भी किस में आएगा? हैंड टूल में ही आएगा। तो हैंड टूल में क्या होगा कि आपका मार्किंग टूल होगा, ठीक है, मार्किंग डिवाइस होगी, साथ में आपका स्ट्राइकिंग डिवाइस हो जाएगी, स्ट्राइकिंग डिवाइस हो जाएगी, साथ में आपका क्या हो जाएगा, मेजरिंग टूल भी इसी में आ जाएगा, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। और क्या होता है आपका? होल्डिंग डिवाइस होता है ना, या होल्डिंग
टूल, टूल कहिए या डिवाइस, इसमें सारे सभी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कटिंग टूल आ जाता है, कटिंग टूल। तो कहने का मतलब है कि मार्क करना, कोई भी अगर वर्कशॉप में कोई काम हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो पहले उसको हम लोग मार्क करते हैं। दर्जी जब कपड़ा सीता है, कपड़े सिलने से पहले क्या करता है, उसको चौक से मार्क करता है, तब उसके बाद उस पर सीजर चलाता है, कैंची चलाता है। तो ये क्या है, मार्किंग डिवाइस है। उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं, जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, कास्ट आयरन हो गया, उसको आपको कट करना है तो पहले उसको लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, मार्किंग मीडिया आती हैं, पंच वगैरह आते हैं, डॉट पंच, सेंटर पंच, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्राइकिंग डिवाइस में यानी कि चोट मारने वाले औजार, अब कुछ ऑपरेशन करते समय आपको चोट मारना होता है, ठीक है, उसको ठोंकना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तो उसके लिए हैमर आता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग हैमर के बारे में जानेंगे। कोई कुछ छूटेगा नहीं, इस क्लास को जो देखेगा बहुत ही बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा हर एक टॉपिक। ठीक है। और मेजरिंग टूल में जो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मापी यंत्र होते हैं, मापने वाले औजार होते हैं, मापने वाले यंत्र होते हैं। लेकिन इसको हम लोगों ने अलग चैप्टर इसलिए बना दिया है कि मेजरिंग टूल में जो है थोड़ा सा आपको मेजरिंग के बारे में समझना होता है, समझना होता है, मापन की प्रणालियां समझना होता है। और मेजरिंग का क्लासिफिकेशन बहुत बच्चों से मिस हो जाता है कि ये लीनियर मेजरमेंट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, रेडियल मेजरमेंट क्या है, साथ में प्लेन मेजरमेंट क्या है। तो ये मेजरिंग टूल के बारे में हो गया। होल्डिंग टूल क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी वर्कपीस को पकड़ के उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं थोड़े से, तो उसको किसी न किसी चीज से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। छोटा मोटा औजार होता है, अब हम लोग कोई काम करते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन लोहे का कोई है उसमें बहुत तेजी से आघात करना है, तो उसको आप हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ तो टूट जाएगा, हाथ में चोट आ जाएगी। तो इसके लिए हमको जिसकी जरूरत पड़ी डियर, वो क्या है, आपकी होल्डिंग टूल है या होल्डिंग डिवाइस है, यानी कि पकड़ने वाला औजार। तो इसमें क्या आ जाता है, वाइस आ जाता है आपका, अलग अलग वाइस, अलग अलग क्लैम्प्स आ जाते हैं। इनके बारे में भी हम लोग एक अलग टॉपिक है ये, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद कटिंग टूल। अब आपने जो है इतना बड़ा प्लेट है, उसको आपको कट करना है, कहीं से यहाँ से अलग करना है मटेरियल, कहीं से यहाँ से अलग करना है, कहीं पे यहाँ होल करना है, तो काटना पड़ेगा। काटने के लिए भी अलग अलग टूल हैं, अलग अलग औजार हैं, तो उनको बांट दिया गया है। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा। अब ऐसे आप पढ़ रहे हैं कि फाइल, इसमें क्या हो जाता है, जैसे फाइल आप देखते होंगे, हेक्सा आप लोग देखते होंगे, है ना, जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह सब ड्रिल करती हैं सब कटिंग टूल में ही आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, एक बार देख लेंगे वाइस क्या है, फिर एक बार देख लेंगे कि हेक्सा क्या है, फाइल क्या है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए इसको बिल्कुल कैटेगराइज में बांट के चलना है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा ओपन किया हमने तो इसलिए हमको ये बताना पड़ा, बाकी ये यहाँ का चर्चा का विषय नहीं है, ये आगे का है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं डियर, वो क्या है, मेजरिंग टूल यानी कि मापी औजार, है ना, मापी औजार यानी कि मापन या मापी औजार। तो मापी औजार समझने से पहले आपको मापन समझना होगा, है ना। क्या समझना होगा, मापन समझना होगा। मापन क्या है, मापन के बारे में मैंने यही बताया कि वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में वर्कशॉप में जॉब तैयार करने से पहले, जॉब तैयार करने से पहले, ठीक है, जॉब को, जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एवं कोण को ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ड्राइंग में निर्दिष्ट, ड्राइंग में निर्दिष्ट वैल्यू के अनुसार, अनुसार मापा जाता है, जो क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है। मापन के बारे में कोई और डाउट रह गया हो तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद उस वर्कपीस को, जो ये वर्कपीस आप बना रहे हैं, इसी वर्कपीस को, इसी वर्कपीस को किसी खास आपका सिस्टम, कोई खास मानक हो, कोई खास यूनिट बनाई जाती है, मानक, कोई एक मानक मान लिया जाता है, उस मानक से क्या करते हैं हम लोग, मापन करते हैं, वही मापन हो गया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। यानी कि वर्कपीस के आकार को, वर्कपीस के आकार को, के आकार को
मानक पैमाने से, मानक पैमाने से क्या करना, मिलान करना ही मापन कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, है ना। कोई एक मानक पैमाना बना लिया गया, जैसे 1 किलो कहा जाता है, तो 1 किलो कहीं ऊपर से तो बन के आया नहीं है, यहीं पे माना गया है ना वो, कि इतना जो है मास जो है, इतना द्रव्यमान जो है, हम लोग इतना फिक्स कर देते हैं। इतनी दूरी तक का कोई दूरी है तो उसको हम लोग 1 फीट बोल देते हैं, इतनी छोटी कोई दूरी तो उसको हम लोग 1 इंच बोल दें। ऐसे करके माना गया होगा ना। तो चीजों को क्या किया गया है, मानक इकाई में जो है वो, मानक पैमाने से इकाई में निर्धारित करना, निर्धारित करना मापन है। ठीक है, मापन है। मापन के बारे में क्लियर हुआ कि मापन क्या है। अब देखिए, कोई भी चीज अगर आप माप रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो मापन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आप अपने दिमाग से पूछिए। आप आम मार्केट में जाते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, आप कुछ माप रहे हैं, दूध आप पर डे लेते होंगे, सब्जियां पर डे लेते होंगे, किसकी जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है आपको मापन के लिए। मापन के लिए ये बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे साइंस में बहुत अच्छे से, मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए अभी हम लोग जंप करेंगे यहाँ पे मापी औजार पे। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ध्यान से समझना है। तो मापन के लिए क्या है डियर, मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। किसकी किसकी, एक तो मात्रक की, मात्रक, ठीक है, एक तो मात्रक की होगी यानी कि यूनिट की, और दूसरी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू की यानी कि डाटा की, यूनिट की, और दूसरी क्या होगी डियर, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि डाटा। कुछ न कुछ आपको जो है, जो क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। अभी मैं इसको समझाता हूं कैसे। आप जो है चीनी लेने गए दुकान पे, वहां पे आप क्या बोलेंगे, वहां पे आपको आपकी मम्मी ने बोला कि 2 किलो चीनी बेटा लेके आओ। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए, आप उससे क्या बोलेंगे, आप उससे दो शब्द बोलेंगे, एक तो दो, दूसरा किलो। दो चीजों की जरूरत पड़ी है आपको। क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि 2 चीनी दे दो, नहीं देगा वो। क्यों, क्योंकि मापन के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और जब तक आप यूनिट नहीं बताएंगे और परिमाण नहीं बताएंगे, परिमाण का मतलब कि कितना, क्वांटिटी आप नहीं बताएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो कैसे होगा, वो नहीं दे पाएगा ना। आप दूध लेने गए, आप दूध, आप 4 लीटर आपको दूध लेना है, तो आप उसको सिर्फ 4 बोलोगे तो काम चलेगा, नहीं देगा वो, तो जान ही नहीं पाएगा चार क्या। फिर भी आम बोलचाल की भाषा में अगर 4 बता दिए तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है 4 तो ठीक है ना। अगर जैसे किसी की फीस 400 रुपये है, तो अगर कोई बोले कि 4 फीस है, तो आदमी अंदाजे से समझ सकता है कि छोटी मोटी पढ़ाई है, 400 होगी या 4000 होगी, बहुत होगी तो दूध वाले तो समझ जाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 बोलेगा तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ आप लीटर बोल के चले आइए, तो आप 4 लीटर दूध चाह रहे थे, आप उस दूध वाले को बोलिए कि हमको लीटर दे दीजिए, लीटर हमको दूध दे दीजिए, वो कैसे जानेगा, वो 1 लीटर दे देगा आपको। इसलिए आपको परिमाण यानी कि कितना चाहिए आपको, और साथ में मात्रक, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो मापन है, इन मापन की कुछ प्रणालियां बनी। ये जो मापन आप देख रहे हैं, इनके कुछ सिस्टम बने। भाई कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, किस सिस्टम से, कि पता चला कि शर्मा जी के यहाँ अपना अलग मापन चल रहा है, दुबे जी अपना अलग मापन चला रहे हैं, है ना। तो एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हर जगह पे वही सिस्टम लागू हो, कि पता चला कि आपके यहाँ 1 किलो इतना होता है और किसी के घर में 1 किलो इतना होता है, तो आप दोनों लोग लड़ने लगेंगे। तो इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ा। किसके लिए सिस्टम बनाना पड़ा, मापन प्रणाली इसीलिए बनानी पड़ी। इसको रफ कर दूं मैं, तो इसके लिए जो है आपको मापन प्रणाली बनानी पड़ी। ठीक है, क्या बनानी पड़ी, मापन प्रणाली। ध्यान से सुनिएगा, अभी ये क्लास, इसके आगे जो हम लोग चलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में।
तो कुछ मेजरिंग सिस्टम बने, मापन प्रणालियां बनी। मापन प्रणाली, कौन लोग जानते हैं इनके बारे में? मेजरिंग सिस्टम, मापन प्रणाली कितने प्रकार की होती है मापन प्रणाली? कमेंट करके बताइएगा। जो जो भी नाम आप लोग जानते होंगे अभी मैं जस्ट बताऊंगा, उसके पहले आपको बताना है कि मापन प्रणालियां कितनी बनाई गई। ऐसा कोई सिस्टम बना होगा ना कि वो निर्धारित करेगा कि 1 किलो है तो 1 किलो का मान इतना ही होगा, इतना वजन होगा 1 किलो का मान। 1 लीटर का मतलब है कि इतना होगा, फिक्स क्वांटिटी। तो ये सिस्टम बनाया गया होगा ना कोई ना कोई। तो इसके लिए 3 प्रणालियां बनी, ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूं। एक तो एफपीएस बनी। इस एफपीएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है कि एफपीएस क्या है। उसके बाद आपका क्या बना, सीजीएस बना और एमकेएस। ये 3 प्रणालियां बनी। ये एफपीएस, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन प्रणालियों को जो तीनों डिजिट होता है वो क्या बताता है? ये आपका फुट बताएगा, यानी कि लंबाई बताएगा। ये क्या है? ये फुट है, ठीक है। ये क्या है? फुट है। ये क्या है? पाउंड है। हिंदी में मैं भूल जाता हूं, हिंदी में ही लिखना है ना, ठीक है, पाउंड है। ये क्या है? सेकंड है। ये क्या है? इसको फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डियर? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि लंबाई का मात्रक ये हो गया, और द्रव्यमान का मात्रक ये हो गया, और टाइम का मात्रक ये हो गया। क्लियर हो गया? यहां पे हमने देखा क्या, लंबाई का मात्रक ये हो गया, पाउंड क्या हो गया आपका, द्रव्यमान का मात्रक हो गया, एम मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, टी मतलब टाइम। क्लियर है? तो सीजीएस में आपसे पूछे कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर? ये क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी कि लंबाई जो होगी आपकी वो आप मीटर में मेजर करेंगे, और साथ में जो आपका द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में मेजर करेंगे, और जो आपका समय होगा उसको आप क्या करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि हमेशा आपका जो टाइम है वो किस में है, सेकंड में ही है। ये क्लियर हुआ? हमेशा क्या है, सेकंड में ही है। ये तीनों में कॉमन है। क्लियर है? एफपीएस का अलग नाम क्या है? एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं। एफपीएस को हम लोग क्या जानते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। इसको फ्रेंच प्रणाली बोलते हैं। हो सकता है इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाए। फ्रेंच, फ्रेंच प्रणाली, और ये ब्रिटिश प्रणाली। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं मीटरी पद्धति। क्या बोलते हैं हम लोग? मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति। सीजीएस के बारे में हमसे पूछा जाता है कि भारत में इसको कब से शुरू किया गया। तो इंडिया में इसको जो शुरू किया गया था वो 1956 से इसको जो है इंडिया में लागू किया गया, नहीं तो इसके पहले इंडिया में लागू नहीं थी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये तीन, यानी कि कहीं ये मान रहे हैं लोग एमकेएस मान रहे हैं, कहीं सीजीएस मान रहे हैं, कहीं एफपीएस मान रहे हैं, है ना। यानी कि अगर आप आज दुकान पे जाएंगे तो कहीं पे कोई बोल रहा है कि हमको ग्राम में आप जो है वजन दीजिए, जो आप सामान हमको दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, कोई बोलेगा हमको किलोग्राम में दीजिए, और कोई बोलेगा कि हमको आप पाउंड में दीजिए। तो क्या ये संभव है? तो किसी के घर में कुछ और पैमाना चल रहा है, किसी के घर में कुछ और पैमाना चल रहा है। तो क्या हुआ, डिसाइड किया गया, डिसाइड क्या किया गया, 1971 में ये जो प्रणालियां थी डियर, इन सब की एक सभा बैठी 1971 में। कहां पे? फ्रांस, फ्रांस में, फ्रांस में बैठी, फ्रांस में, फ्रांस। इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है। हो सकता है जीके के लिए भी आपकी। यहां पे हुई, इसकी क्या हुई, मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? जितने भी सारे आपके जो दिख रहे हैं ये सिस्टम्स, ठीक है, ये सब लोग इकट्ठा हुए और बोले यार कि ये तो समस्या हो रही है। कोई ग्राहक आके बोल रहा है कि हमको 4 पाउंड चीनी दे दो,
कोई आके बोल रहा है कि हमको 4 किलो चीनी दे दो, कोई बोल रहा है 4 ग्राम दे दो, तो ग्राम तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम ग्राम का इतना 3 ग्राम 4 ग्राम का कहाँ हम रखेंगे तौलने वाला। अब तो डिजिटल आ गया है ठीक है, लेकिन पाउंड का क्या करें। तो इसके लिए जो है इन लोगों ने क्या किया 1971 में, एक एसआई यूनिट का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, एसआई यूनिट को बोला कि भाई ये इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बना दी जाए और हर जगह पे जो है यही मानी जाए। ठीक है, चाहे जिसके घर में आप जाओ आपको यही मिले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब वास्तव में एसआई यूनिट जो थी ना वो एमकेएस ही थी। यही एमकेएस को इन्होंने क्या बोला कि यार एमकेएस हमको बढ़िया लग रहा है, इसी को उठा के इसमें डाल देते हैं। तो वास्तव में एसआई यूनिट क्या है, एमकेएस का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो यानी कि एमकेएस की सारी यूनिट, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो एसआई में क्या होगा, सारा जो है आपका ये मीटर होगा लंबाई का, किलोग्राम किसका हो गया, द्रव्यमान का हो गया, और टाइम का कौन हो गया, सेकेंड हो गया। टेम्परेचर का पूछता है तो टेम्परेचर का बहुत लोग सेल्सियस क्लिक करते हैं, तो सेल्सियस नहीं वो केल्विन होता है। ठीक है, जो केल्विन क्या करता है, 273 से 373 तक चलता है। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सेल्सियस कहाँ से चलता है, 0 से लेकर के 100 तक, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं थी। फॉरेनहाइट कहाँ से कहाँ तक चलता है, कमेंट करिए। फॉरेनहाइट कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये आप लोग कमेंट करिए। मैसेज आ रहा है सर, बार का फॉर्म, क्या आप लोग भी। तो फॉरेन हाइट के बारे में आप लोग कमेंट करें कि फॉरेन हाइट का कहाँ से कहाँ तक चलता है, और र्यूमर का कहाँ से कहाँ तक इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये जानकारी होनी चाहिए। ये हम लोग ज़्यादा हट के बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एसआई यूनिट जो है हमको एक्सेप्ट हो गई कि हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा के लिए हमको आप जो है एसआई यूनिट ही पढ़ना है। एसआई यूनिट में ही आपको सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं, सारे डाटा रखने हैं, उनको फाइनली हमको लेकर के आना है आंसर, वो एसआई यूनिट में ही लाना है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसी को बोला गया। इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। ठीक है, फॉरेन हाइट का मैं बता दूं तो होता है ये 32 से 212, इनके बीच का जो खांचा होता है वही पूछा जाता है, तो 180। र्यूमर का होता है 0 से कहां तक, 80 तक। ठीक है, इसके खास बीच का डिफरेंस 80 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा डियर, 100। यहाँ तक नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यहाँ तक 100 हो जाएगा, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक भी 100 हो जाएगा। तो ये और ये हमेशा सेम चलते हैं, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो बस 273 सेंटीग्रेड में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 1.8 में गुणा करके 32 जोड़ दो तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। वो फार्मूला ठीक है, आपने जो भी याद किया है, बट यही है सारा कॉन्सेप्ट। आप अंतर इन सब चीज़ों को समझोगे तो आप निकाल लोगे। उसके बाद क्या हुआ, इन एसआई यूनिट में भी क्या हुआ, पूरक और संपूरक। आप लोगों ने सुना होगा पूरक कोण, संपूरक कोण सुना है ना, रेडियन स्टेरेडियन। आप लोगों ने 7 बेसिक जो आपके यूनिट हैं बेसिक, उनके बारे में सुना होगा 7। और 2 आपको क्या दिखते हैं, जो आप रेडियन और स्टेरेडियन, और यानी कि कोण और ठोस कोण, रेडियन, इनको याद रखिए सातों को। इन सातों को आप लोग याद रखेंगे, ये इन्हीं 7 से बाकी सारे निकल के आते हैं। ठीक है, इन 7 में जैसे आपका एम एल टी, ये तो तीनों इन 7 में रहेगा ना। ये जो क्या है, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, साथ में पदार्थ की मात्रा हो गई, है ना, ज्योति तीव्रता हो गई, टेम्परेचर का यहाँ पे केल्विन आपको रखना है। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो जो 7 मैंने आपको बताया कौन कौन सा, एम एल टी, साथ में आपका करंट, ठीक है, और आपका क्या है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ताप यानी कि टेम्परेचर, और एम एल टी वो है ही। यहां तक हमको जाना नहीं था, अब हमको आना है मापन की विधियों पे। मापन की कितनी विधियां हैं, यानी कि मेथड, मापने के तरीके कौन कौन से हैं। ये तो सिस्टम बना दिया गया ना डियर, कि कौन कौन से सिस्टम है मापने के। इतने सिस्टम थे, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं थे, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बनाओ कि हर जगह पे वही माना जाए। ठीक है, कोई ऐसा बनाओ कि हर जगह पे वही माना जाए।
तो फिर हमने क्या किया, एसआई यूनिट के बारे में हमने क्या देखा कि 1971 में फ्रांस पेरिस में एसआई यूनिट के बारे में हम लोगों ने इजाद किया, और ये माना गया कि अब से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको इसी को मानना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग देखेंगे मेजरिंग सिस्टम, आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मेजरिंग मेथड। मेथड का मतलब ये हो गया कि कुछ मापने का जो तरीका होता है ना, वो डायरेक्ट होता है। पहले आप हेडिंग डाल लें, मेजरिंग मेथड। मेजरिंग मेथड है ना। तो मेजरिंग मेथड में क्या है, यहाँ पे आप तीन देखेंगे। प्रत्यक्ष, अभी मैं समझा रहा हूं क्या है ये। प्रत्यक्ष हो गया, एक अप्रत्यक्ष हो गया, और एक तुलनात्मक हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक हो गया थर्ड नंबर। ये हो गया दूसरा नंबर, यानी कि मापन की विधि हम लोग देख रहे हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई स्केल है, इस मार्कर को आप मेजर कर रहे हैं, उस स्केल से आप मार्कर को मेजर करेंगे। ये मार्कर रखा हुआ है, स्केल में क्या होगा, रीडिंग लगी होती है ना, 1 mm 2 mm, है ना, ऐसे होता है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसको नाप रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, यहाँ तक आप स्केल लेकर के आए, यहाँ पे आपने लगाया और इसको आपने देखा, अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान के चलिए इसको आपने देख लिया कि 6 सेंटीमीटर, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग बोलेंगे डियर प्रत्यक्ष मान। उसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मान। क्लियर है? अब उसके बाद कुछ मान ऐसे होते हैं अप्रत्यक्ष मान, जैसे कि आपके पास लंगड़ा होगा, ठीक है, डिवाइडर जैसा होता है, डिवाइडर भी होता है आपके बॉक्स में होगा, कंपास बॉक्स में है ना। तो उसमें क्या होता है, दो पतली पतली नोक लगी होती हैं। तो ये मैं समझा रहा हूं अप्रत्यक्ष। आपने क्या किया, पहले इस मार्कर को आपने क्या किया, यहां तक फैलाया, आपने देखा कि ये मार्कर यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। फिर आपने इसको हिलाया नहीं, आप स्केल लेकर के गए, और स्केल में आपने क्या देखा, यहां से यहां तक की दूरी देखी, और बोलोगे अच्छा 6 सेंटीमीटर है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष मान हो गया। बात को समझिएगा, आपने इसको डायरेक्ट स्केल से मेजर कर लिया ला करके, तो ये क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष हो गया, आपने डायरेक्ट रीडिंग ले ली। तो प्रत्यक्ष मान डायरेक्ट रीडिंग देता है, और अप्रत्यक्ष मान इनडायरेक्ट देता है किसी थर्ड इक्विपमेंट की सहायता से। इसको आपने क्या किया, यहां से नापा कैलिपर से, मापने के बाद आपने क्या किया, इसको हटाया, और इस कैलिपर को आप उठा के बिना हिलाए डुलाए, मतलब इसका जबड़ा बिना खोले बंद किए ले गए, और स्केल में आपने लगा के नापा, और आपने देखा कि अच्छा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा डियर, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और थर्ड नंबर तुलनात्मक, अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, पहले ध्यान से सुनिए। तुलनात्मक क्या हो गया, तुलनात्मक का मतलब ये होता है कि किसी खास मास्टर पैमाने से तुलना करना। जैसे मान के चलिए कि अगर मेरी हाइट 6 फुट है, तो मुझे समाज में मास्टर मान लिया जाए कि इतना लंबा अगर लड़का है तो मतलब बढ़िया है, इतनी लंबाई अच्छी है। तो कोई अगर आपसे, शर्मा जी हैं, शर्मा जी पूछ रहे हैं कि यार उनका बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो आप बोलोगे कि ये मेरा बेटा खड़ा है ना, बिल्कुल बिल्कुल इतने ही जैसा हो गया है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। इसमें वैल्यू किसी को नहीं पता है कि 6 फुट है कि 5 फुट है कि 4 फुट है। इसमें शर्मा जी ने बताया कि जो मेरा बेटा है, जितना बड़ा आप देख रहे हैं, इतना ही बड़ा जो है वो लड़का है। इसमें क्या किया गया, तुलना किया गया। ठीक है, ये मार्कर मैं यहाँ पे अपने घर पे रख के गया, मार्केट गया, वहां पे मार्कर मैं लेने गया। मेरा दोस्त बोलता है यार कि ये मार्कर की साइज जो है, वो तुम्हारे वाला जो घर पे मार्कर रखा हुआ है उससे बड़ा है। तो उसने तुलना किया, उसमें कोई डिजिट नहीं बताया उसने। इस बात को समझने की बात जरूरत है आपको। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी मास्टर पीस से तुलना करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग डियर, किसी मास्टर पीस से तुलना करते हैं।
समझ में आया ये बात? मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको कि इसमें क्या करना है, तुलना करना है। अप्रत्यक्ष का है, इनडायरेक्ट रीडिंग देता है, यानी कि किसी तीसरे उपकरण की सहायता से, किसी तीसरे उपकरण की सहायता से क्या करते हैं डियर, हम लोग बाद में रीडिंग ज्ञात करते हैं, यानी कि आपकी डायमेंशन पता करते हैं। डायमेंशन ज्ञात करते हैं लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ना, ज्ञात करते हैं। अब इस अप्रत्यक्ष के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण में क्या हो गया, जैसे डिवाइडर और कैलिपर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, कैलिपर और दूसरा नंबर क्या हो गया, डिवाइडर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बाद में ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, तीसरा चीज यानी कि बाद में रूल से जाकर के नापते हैं, आपकी जो स्केल होती है उससे जाकर के नापते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष मान में रूल हो जाएगा। रूल वही जो स्केल है, स्केल और रूल थोड़ा अलग है, बट आप वही समझिए, अभी बाद में हम लोग देखेंगे। रूल हो गया, साथ में आपका माइक्रोमीटर हो गया, है ना। वर्नियर कैलिपर्स भी आप लोग देखते हैं, वो भी हो गया, और बेबल प्रोटेक्टर हो गया। ये सारे जो डायरेक्ट रीडिंग देते हैं, उनको कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं होती, आपने नापा तुरंत आपको पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर है कि 6 सेंटीमीटर है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें वर्नियर लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, बेबल प्रोटेक्टर भी आप लिख दें। तो इतनी सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी, ये 3 मेथड है, मापन की विधि है, इन्हीं 3 तरीकों से सारे मापन आपके किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मापन के प्रकार, कितने प्रकार के मापन होते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाते ले चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मेन काम आपको ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपसे बहुत पूछे जाएंगे। मापन के प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि एंगल कौन मेजर करता है ना, यानी कि कोण मापने वाला यंत्र कौन सा है। इन सब का एक इलाज एक साथ में ट्रिक के साथ अभी आप देखिएगा। ट्रिक क्या, ये आप हमारे साथ अगर बनाएंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आपसे आपको ये याद हो जाएगा, आपको ये चीजें क्या होंगी डियर, कंठस्थ हो जाएंगी। तो हेडिंग डालिए, मापन के प्रकार। मापन के प्रकार, इसके बारे में हम लोग डिटेल घुसेंगे अभी लास्ट में, यानी कि टाइप्स। हम लोग प्रकार देख रहे हैं ना, टाइप्स देख रहे हैं। तो देखिए, मापन या तो रेखीय होगा, यानी कि लीनियर होगा, या तो कोणीय होगा, क्लियर है, या तो प्लेन होगा यानी कि समतल होगा, या कैसा होगा डियर, रेडियल होगा। कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। या तो आपका क्या होगा, रेखीय होगा, या तो कोणीय होगा, या तो समतल होगा, या त्रिज्यीय होगा, रेडियल होगा। ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्यीय बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्यीय हुआ। ये 4 प्रकार के होंगे आपके, ठीक है, मेजरमेंट होंगे। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर, एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं इसको। इसको लीनियर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट बोलते हैं, है ना, या सरफेस बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं, सरफेस कुछ भी आप बोल सकते हैं। प्लेन है ना, तो फ्लैट हो गया, सरफेस हो गया, ये सारी चीजें आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर, एंगुलर, फ्लैट सरफेस या प्लेन, और ये रेडियल। कोई भी आप मापन करेंगे तो इन्हीं 4 प्रकार के होंगे मापन। ठीक है, जिसे मार्कर है, इसको आप लंबाई मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, आपने सीधा नापा। आपने इसकी रेडियल त्रिज्या नाप ली, कितनी है ये, अगर ये थोड़ा सा कैसा होता, कर्व होता, ये माउस है, ये माउस क्या है, इसको आप रेडियल नापेंगे, फिर बताएंगे कि इसका आर कितना है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपना ये पूरा वृत्त बना रहा होगा ना, कहीं ना कहीं इसका केंद्र बिंदु एग्जिस्ट कर रहा होगा, सेंटर पॉइंट होगा, तो इसका रेडियल हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। वहीं पे हम लोग
कोई फ्लैट है तो सतह कितनी फ्लैट है, कितनी समतल है, वो कितनी इंक्लाइंड है, कितनी फ्लैट है, ये हम ज्ञात कर पाएंगे किससे, समतल मेजरमेंट से। और कोणीय हो गया, रेखीय हो गया, रेडियल हो गया, ये सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं। जो पूछा जाता है इसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से उपकरण आते हैं रेखीय में, कौन कौन से उपकरण आते हैं एंगल में, और कौन कौन से आते हैं प्लेन और रेडियल में। तो रेखीय में देखिएगा, सबसे पहले तो आपका रूल आ जाएगा, रूल, रूल यानी कि वही जो स्केल आप देखते हैं वो रूल हो गया। उसके बाद क्या है डियर आपका, स्केल हो गया, थोड़ा सा अंतर है, और टेप हो गया। क्लियर है। इसी में और क्या आता है आपका, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी क्या है, वो रेखीय है तो नापेगा। वर्नियर कैलिपर भी क्या करेगा, वो भी रेखीय नापेगा आपका। तो इसी से आप निकाल लीजिए इधर वर्नियर कैलिपर। तो ये सारे क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट के उपकरण है, ये सारे रेखीय मापेंगे। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे आपके, रेखीय मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद आपका क्या जाता है, कोणीय यानी कि एंगुलर। तो साइन बार के बारे में आपने सुना होगा। साइन बार क्या करता है, वो आपका एंगल मेजरमेंट करता है। साइन बार, साइन बार हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, चांदा, जिसको आप लोग चांदा बोलते हैं, वो हो गया। साथ में आपका क्या होता है, इसी में आप ट्राई स्क्वायर ले सकते हैं, बेवल स्क्वायर ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट ले सकते हैं। ट्राई स्क्वायर हो गया, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, बेवल स्क्वायर हो गया, ये ट्राई स्क्वायर था, एक यहां से बेवल स्क्वायर हो गया। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट की डिवाइसें हो जाएंगी। अगर आपको एंगल मेजर करना होगा किसी भी पार्ट का तो आप इससे मेजर करेंगे, इन सारे उपकरणों से। क्लियर है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो जब भी हम लोग रूल की बात कर रहे होंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूल कैसा मेजरमेंट करता है, तो रेखीय मेजरमेंट करता है। माइक्रोमीटर कैसा माप करता है, तो रेखीय माप करता है। स्केल रेखीय, टेप रेखीय, वर्नियर कैलिपर हम लोग बारी बारी से देखेंगे अगले क्लास में, चैप्टर में पूरा कंप्लीट होगा, परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद साइन बार आपसे पूछेगा तो एंगल बोलेंगे आप, प्रोटेक्टर बोलेंगे तो आप एंगुलर बोलेंगे आप, है ना। बेवल स्क्वायर बोलेंगे तो आप एंगुलर बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनको आपस में बांटा गया। उसके बाद आपका प्लेन कौन मापेगा, तो सरफेस गेज हो गया, इसको रेड से लिखते हैं ना, सरफेस गेज। सरफेस प्लेट, और डीटीआई। डीटीआई क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये डीटीआई है। वहां पे जगह नहीं थी तो हम डीटीआई यहां पे लिख रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका रेडियल में क्या आ जाएगा, रिंग गेज और प्लग गेज। और साथ में प्लग गेज। क्लियर है, यहां तक दिख रहा है, हाँ सही है। ये आपको मापन के प्रकार हैं, ऐसे वैसे प्रकार के मापन होते हैं। फिर प्रकार के अंदर आप घुसेंगे तो आपको अलग अलग डिवाइसें मिलेंगी। इन डिवाइसों को हमको बारी बारी से पढ़ना है। एक दिन हम लोग लीनियर पढ़ लेंगे, रेखीय, फिर हम लोग कोणीय पढ़ लेंगे, फिर हम लोग फ्लैट पढ़ लेंगे, फिर हम लोग रेडियल पढ़ लेंगे। जैसे जिसका टाइम ज़्यादा लगेगा वो हो सकता है कि क्लास 2 दिन में कंप्लीट हो, 2 क्लास में कंप्लीट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार में आपकी 2 क्लास जैसे ये और एक ही बार में ख़त्म हो सकता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने पहले नहीं बोला कि चैनल से जुड़ें आप लोग। तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करें, नीचे कमेंट करें जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ, जिससे मुझे लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आगे की क्लास सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। इन्हीं सपनों के साथ धन्यवाद आपको यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।